हेलो बच्चों, आप सभी का यूनिक क्लास में स्वागत है। मेरा नाम नवीन कुमार है। आज मैं आपको क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इट इज़ ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। यह एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस टू कंपेयर ए स्टैंडर्ड विथ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है उस फिज़िकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। यूनिट क्या होता है? द स्टैंडर्ड यूज टू मेज़र ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। यानी जो भी स्टैंडर्ड हम लोग एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने में यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब अगला आता है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी वैसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ब्रेड्थ, डिस्टेंस, एरिया एंड वॉल्यूम etc। ये सब ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये दो तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो दूसरे पर इंडिपेंडेंट, जो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट और डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम etc। ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगला है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी etc। ये सारे के सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। अगला आता है सिस्टम फॉर्म। यानी व्हाट इज एसआई फॉर्म। तो एसआई इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है वो होता है लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकेंड। यानी इसको हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है। अगला है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का उसका एसआई यूनिट देखेंगे और उसका सिंबल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मास का। तो मास का होता है किलोग्राम और इसका सिंबल में केजी लिखते हैं। दूसरा है लेंथ। लेंथ का होता है मीटर। मीटर को हम लोग सिंबल में एम लिखते हैं, स्मॉल एम। तीसरा है टाइम। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, सेकेंड को स्मॉल एस। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केल्विन को के से। फिर अगला आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर को ए से। फिर अगला आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला यानी सी डी। फिर अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, एम ओ एल मोल। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गया। दो हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग पहला बोलते हैं प्लेन एंगल, जिसको हम लोग रेडियन से मेजर करते हैं, आर ए डी। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन से यानी एस आर से। अगला है कुछ प्रीफिक्सेस है 10 का पावर का, उसको जान लेते हैं। ये बेसिक यूनिट है, ये हमारा आगे हेल्प करेगा, ये बहुत जगह हेल्प करता है। जैसे मिली देगा तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ अगला सेंटी अगर रहेगा तो इसका मतलब है 10⁻²। यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो कुछ नहीं 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। डेसी को 10⁻⁻1, मीटर तो जीरो ही होगा यानी 1, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3। ये कुछ प्रीफिक्सेस हो गया।
अब चलिए माइक्रो का, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पीको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12। उसी तरह से ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। ये कुछ तो बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है, तो मोशन में हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज पोजीशन? द पॉइंट विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पोजीशन। यानी पोजीशन उसको बोलते हैं, वैसा पॉइंट जो एक बॉडी का लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, यानी उस बॉडी के लोकेशन के बारे में बताता है, उसी को हम लोग पोजीशन बोलते हैं। और पोजीशन, एक बॉडी का पोजीशन बताने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको चाहिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी ओरिजिन चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। दूसरा हमको लेंथ चाहिए। अगला हमको डायरेक्शन चाहिए। तभी हम बता पाएंगे कोई भी बॉडी का पोजीशन आखिर कहाँ है। अगला आता है रेस्ट। हम रेस्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज रेस्ट? तो ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change its position from a given point of reference with passage of time। कहने का मतलब ये है, एक बॉडी को रेस्ट में हम तभी बोलेंगे अगर वह अपना पोजीशन एक दिए हुए पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टाइम के पास है, यानी टाइम के साथ वह चेंज नहीं करता है, तभी उसको कहेंगे वह बॉडी रेस्ट में है। यानी वो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। तो मोशन किसको कहेंगे? तो मोशन कहेंगे ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंस विथ पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये जो है बॉडी मोशन में तब कहेंगे जब यह अपना पोजीशन एक गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ टाइम के साथ साथ ये चेंज करता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। बॉडी क्या है? मोशन में है। अगला आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी ये दोनों एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। कैसे है? तो इसको जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। ए बॉडी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन बॉडी बट द सेम इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन उसी समय वो जो है किसी तीसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में वो भी मोशन में है। तो इसी को कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंडो ऑफ द ट्रेन बट ही इज मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड द ट्रेन। कहने का मतलब कि एक पैसेंजर है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, आराम से रेस्ट में है ट्रेन के विंडो के रिस्पेक्ट में, और एक जब वो बाहर पोल को दिखता है तो उसको लगता है कि पोल जो है वो मोशन में है और मैं रेस्ट में हूँ। यानी बॉडी को लगता है कि हम रेस्ट में और पोल मोशन में है। और जबकि जब पोल देखेगा तो पोल कहेगा नहीं, मैं रेस्ट में हूँ और बॉडी मोशन में है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ही समय सिर्फ रेफरेंस चेंज होने के कारण वह पोल एक बार रेस्ट में आ रहा था, एक बार मोशन में आ रहा है। उसी तरह से जो बॉडी है वो भी एक बार रेस्ट में आ रहा है तो एक बार मोशन में आ रहा है। अब अगला चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस उसको बोलते हैं जब बॉडी अपना पोजीशन कोई भी डायरेक्शन में करे, उसको डिस्टेंस कहते हैं। और इसका मेजरमेंट करते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी इट इज़ मेजर्ड बाय द एक्चुअल लेंथ ट्रेवर्स बाय मूविंग बॉडी इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी डिस्टेंस उसको बोलते हैं, उसका मेजरमेंट हम लोग इस तरह से करेंगे कि एक्चुअल लेंथ वो कितना ट्रैवल किया, वह जो मूविंग बॉडी है वो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जितना एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड किया, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं।
ये जो डिस्टेंस होता है ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। अगला पॉइंट है डिस्टेंस जो है वो है एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ घटाव माइनस ये कर सकते हैं। यानी आगे हम बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगला बोलता है इट्स SI यूनिट इज मीटर एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो मीटर है और CGS यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। डिस्टेंस जो होगा वो या तो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस जो होगा जीरो हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। अब अगला टर्म है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट इज इट इज मेजर्ड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे वो एक्चुअल लेंथ कितना ट्रैवल किया अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चला उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और CGS यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। यानी इसका SI यूनिट क्या हुआ? मीटर हुआ, और CGS यूनिट सेंटीमीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीनों हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का मेन खेल है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये सीखने का कोशिश करते हैं। आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा। एक बॉडी है जो O पॉइंट से A की तरफ गया 4 मीटर। कितना गया? O से A की तरफ गया 4 मीटर, फिर A से B की तरफ गया 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, और इसका इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है O और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है B। तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चला और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस हम क्या बताए थे? द एक्चुअल लेंथ बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन है O और फाइनल पोजीशन है B। तो ये चला O से A तक, फिर A से B गया, यानी OA प्लस AB, OA प्लस AB। तो OA मेरा है 4 और AB है दिया हुआ 3, यानी OA प्लस AB यानी 4 प्लस 3 यानी कि 7 मीटर इसका डिस्टेंस हुआ। अब अगला डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताए? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि डायरेक्ट O से B, और OB हम क्या जानते हैं? ये एक हाइपोटेनियस बन रहा है, यानी OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा √25 यानी कि 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब एक बॉडी है जो इसका इनिशियल पोजीशन है O। इसका इनिशियल पोजीशन कितना दिया हुआ है? O पर दिया हुआ है। अब आपको बताना है व्हेन द बॉडी रीचेज एट एट, जब यह बॉडी A पर पहुंचेगा, O से चलना स्टार्ट किया, A तक पहुंचता है, तो आपको बताना है वो कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए O से A तक गया तो एक ही डायरेक्शन में है भी, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा 8 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 8 ही है, यानी इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि यही बॉडी जब बी पर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए? बी पर पहुंच जाए, तो आपको बताना है इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए, तो यह बॉडी जो है ओ से चलना स्टार्ट किया, ए तक पहुंचा, ए के बाद बी तक गया, तो आप बताइए इसका जो डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी होगा, यानी 8 + 6 14 मीटर।
अब ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, यानी डायगोनल के बराबर। और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, डेट इज रूट 10 रूट 100, यानी 10 मीटर इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 10 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि यही बॉडी अगर सी पर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, सी पर, यानी कि सबसे पहला इसका इनिशियल था ओ से चलना की स्टार्ट किया, ए तक गया, ओ था ए तक गया, फिर बी गया, अब चला गया सी तक। तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। और ये मेरा दिया हुआ था 8, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ 8। तो बताइए इसका जो डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी 8 प्लस 6 प्लस 8, यानी कि 22 मीटर इसका हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका इनिशियल पोजीशन तो ओ था और फाइनल पोजीशन सी है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ओ सी होगा। और ओ सी किसके बराबर है, यानी ये 6 के बराबर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 6 मीटर। अब अगला चलते हैं। अब आप बताइए अगर यह बॉडी अगर अपने पोजीशन यानी ओ पर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, ओ पर पहुंच जाए, तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए वो चला था बॉडी अपने पोजीशन ओ से, फिर ए तक गया, फिर बी गया, फिर सी गया, फिर डी आ गया, यानी ओ पर आ गया। ओ से चलना स्टार्ट किया, ए पहले गया, फिर बी तक गया, फिर सी तक गया, फिर वापस ओ तक आ गया, यानी कुल डिस्टेंस ये चला ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ओ सी, यानी 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, यानी कि 28 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपने इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन यानी वहीं पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि if the body moves on a straight lines path then distance and displacement both are equal, यानी कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट पाथ पर अगर चले तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और वही डिस्टेंस इज ऑलवेज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और नहीं तो हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट। डैट इज एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाले यहाँ से, एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या तो उसके बराबर हो सकता है, यानी डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हमको यहाँ पर एक बताना है, डिस्टिंग्विश करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है उसका डेफिनेशन, यानी डिस्टेंस जो है द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या होता है, बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कोई भी डायरेक्शन में कर लेता है तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में अपना बॉडी मूवमेंट करता है, यानी बॉडी का जो पोजीशन होता है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, यानी द चेंज इन पोजीशन बाय मूविंग बॉडी इन द फिक्स डायरेक्शन। देखिए यहाँ है इन एनी डायरेक्शन और यहाँ देखिए इन एनी डायरेक्शन, यानी बॉडी का मूवमेंट कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट का में जो होता है मूविंग बॉडी का मूवमेंट फिक्स डायरेक्शन में होगा, किसमें, फिक्स डायरेक्शन में। दूसरा देखिए इसका मेजरमेंट, जो डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बॉडी जो है एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला, एक्चुअल लेंथ कितना चला, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, उसी को मेजरमेंट करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करते हैं। अगला डिफरेंस है क्या कि हमारा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा फेज वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। और चौथा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस बताए थे क्या, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होता है।
और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों होता है, यानी कि इट मे बी आदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, यानी कि यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आप चाहे तो ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आप इसका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है, एक चींटी है, क्या है, एक चींटी है। एन एंट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन एंट। दूसरा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन एंड इन कंप्लीटिंग 1/4 रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है, एक चींटी है जो क्या कर रही है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है उस पर मूव कर रही है, और आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर वह 1/4 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये क्या है, ये एक सर्कल है। अब वो चींटी मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी कि अगर इसका सेंटर ओ है तो ए, इसका मान ए है, अगर ए से चला और कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया, और इसका रेडियस आर है, तो आपको बताना है ए से बी तक पहुँचा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए हम क्या बताए थे, डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ए से बी का एक्चुअल डिस्टेंस। तो आप हम लोग सभी जानते हैं कि सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2πr। कितना होता है, 2πr होता है। तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ख़त्म, यानी कि πr/2 कितना हो गया, πr/2। और पाई का वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे 22/7, कितना रखेंगे 22/7, और उसका 1/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 11r/7। कितना हो जाएगा 11r/7, यानी 2πr का यहाँ देखिए रखे तो कितना आ गया 11r/7। अब देखिए अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए अभी हम जस्ट ड्रॉ किए थे तो इसका सेंटर वो यहाँ था, यानी ये ए और ये बी और ये ओ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ए बी होगा, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डेट इज़ √2r, यानी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √2r हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए अब उसी तरह से हम लोग सब निकाल सकते हैं इसका, अगर 1/2 रिवॉल्यूशन हो, 3/4 रिवॉल्यूशन हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल है। अब इस पर क्या करता है, अगर वही चींटी वो जो एंड था वो चलता है हाफ रिवॉल्यूशन, यानी कि अगर ये मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है यहाँ तक, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस होता है टोटल क्या होता है 2πr, और हाफ चला है यानी कि हाफ गुना 2πr, डेट इज़ यहाँ से 22r/7। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके डायमीटर के बराबर, यानी ओ ए, अगर ये ओ मान लें ये ए, तो ओ ए प्लस ओ सी यानी r प्लस आर 2r हो जाएगा। अगर ये चींटी यहाँ से, अगर ये चींटी 3/4 रिवॉल्यूशन चले तो कितना होगा, 3/4 रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए से और पहुँच गया कहाँ, तो डी पर पहुँच गया, तो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा कितना, तो 2πr गुना 3/4, 2πr गुना 3/4, यानी देखिए ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, इतना हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर ये हो जाएगा यानी √2r हो जाएगा। अगर ये पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन चल जाए यानी कंप्लीट सर्किल कर ले तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो पूरा 2πr होगा, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कोइंसाइड कर गया है, और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कुछ है ही नहीं, यानी जीरो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगर यह 1.5 रिवॉल्यूशन चले तो कितना डिस्टेंस होगा। तो देखिए डिस्टेंस तो हो जाएगा एक बार में 2πr,
और हाफ रिवोल्यूशन का पाई आर यानी कि 3 पाई आर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तो 2 आर हो जाएगा, यानी डायगोनल के बराबर हो जाएगा। तो आज ये इतना ही रखते हैं बच्चों। वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर नोट्स बनाना तो आप प्रॉपर नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, और वीडियो लंबा नहीं हो तो हम यहाँ भी छोड़ रहे हैं। अगला टॉपिक में क्या करेंगे, इसी चैप्टर को, इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग से ये है कि आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उसको भी बहुत बढ़िया हेल्प करे, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू।